Hello, friends. I hope you all are doing good. I am also doing good. And this is Dharmendra Panjwani, and we were doing पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। ठीक है, अब तक हमने क्या कर लिया था? लेक्चर 3 तक हमने कर लिए थे। जो फीचर्स है पार्टनरशिप के, वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड, राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड कैपिटल अकाउंट एंड some other topics as well, like importance of partnership deed, rules applicable in the absence of partnership deed, यानी क्या रूल्स लगेंगे पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। ठीक है, अब हम एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंस क्या होती है पार्टनरशिप डीड की? पार्टनरशिप डीड क्या करता है? रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब रूल्स या फिर डायरेक्शन देता है किसके बारे में? राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में और लाइबिलिटीज़ के बारे में। किसके? हर पार्टनर की। ठीक है, हेल्प करता है पार्टनरशिप डीड किस चीज़ में? अवॉइड करने में। किसको? मिसअंडरस्टैंडिंग को, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। कोई भी डिस्प्यूट यानी झगड़ा, किसके बीच में झगड़ा? पार्टनर के बीच में झगड़ा हो, उसको ठीक करने के लिए हेल्प करता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, नाउ रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से रूल्स हैं जो एप्लीकेबल होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है। इन केस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सारे पार्टनर्स का इक्वल होगा, इररेस्पेक्टिव उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ भी हो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी प्रोवाइडेड अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी या फिर कमीशन नहीं मिलेगा किसी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो तो जो फर्म है वो लायबल रहेगी पार्टनर को इंटरेस्ट देने के। ठीक है, इंटरेस्ट देगी ऑब्वियसली, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है। किससे लोन लिया है? पार्टनर से लोन लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दी हुई है इंटरेस्ट की और पार्टनरशिप डीड में भी नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर किस रेट पे होगा। तो फिर इंटरेस्ट कितने पे दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम की रेट से। और इंटरेस्ट ऑन लोन हम इररिस्पेक्टिव, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा पे करेंगे, हमेशा पे करेंगे। ये आप बात अ, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो किसी पार्टनर को एडमिट यानी नए पार्टनर को लेके आने के लिए हमें सब पार्टनर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए फिर हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है? एक तरीके से एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और इसमें सारी हम वो एंट्रीज करते हैं जो कि डायरेक्टली पार्टनर से रिलेटेड होती है, यानी पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना, पार्टनर को एंड प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करना, वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, नाउ फीचर्स हम पढ़ते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन के। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद बनाया जाता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये शोज हाउ नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, दिखाता है कि कैसे नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड एंट्रीज आर मेड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड और एक्ट। एंट्रीज जो भी करी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो पार्टनरशिप डीड या एक्ट के अनुसार की जाएंगी। फिर हमने देखा था कैपिटल अकाउंट्स किस कौन कौन से टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट्स बनते हैं। एक है फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। ठीक है, सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस होती है रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में हम
पास करते हैं उसकी एंट्रीज, जबकि जो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें सिर्फ हम एक ही एंट्री पास करते हैं, एक ही एंट्री पास करते हैं, और वो होती है जो ओरिजिनली पार्टनर लेके आता है अपना कैपिटल। मान लीजिए पार्टनरशिप स्टार्ट हुई और पार्टनर्स लेके आए 1 लाख ईच, तो वो 1 लाख ईच हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यानी कैपिटल अकाउंट में जाएगा फिक्स्ड कैपिटल के अंडर, ठीक है। और अगर मान लीजिए पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट जो मिल रहा है वो हमारा करंट अकाउंट के बैलेंस में जाएगा, ठीक है। हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रहे हैं तो वो हमारा करंट अकाउंट के करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट के उसमें जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। नाउ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें देन इट गिव्स अस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सेकेंड टाइप होता है इसका कैपिटल अकाउंट का, और इसमें एक ही कैपिटल अकाउंट होता है जिसमें हम सारी एंट्रीज पास कर देते हैं। यानी कौन कौन सी एंट्रीज पास कर देते हैं? जो बैलेंस होता है जो पार्टनर लेके आता है, इंटरेस्ट मिला पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसने पे किया, सैलरी मिली पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिला, पार्टनर को लॉस का शेयर भुगतना पड़ा, यानी कि डेबिट हुआ पार्टनर के अकाउंट में से। ये सब हम एक ही अकाउंट में कर देते हैं जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ऑल्सो वन मोर थिंग, फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में आप कभी भी कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ोगे अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में दिया गया हो स्पेसिफिकली कि आपने कैपिटल में एडिशन किया है और वो एडिशन फिक्स कैपिटल अकाउंट में होगा, या फिर आपने कुछ कैपिटल विड्रॉ किया है, कुछ कैपिटल ड्रॉइंग्स की है जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में होगा। उस केस में हम सिर्फ हिट करेंगे हमारा कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था और ये हमारा लास्ट क्लास का रिवीजन हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं अब एडजस्टमेंट्स इन न्यूमेरिकल्स। एडजस्टमेंट्स इन न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या हुआ सर? आपको बच्चों आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, बट काफ़ी ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स ध्यान रखनी पड़ेगी कि अच्छा इस केस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो मुझे क्या करना है। वही मैंने केसेस सारे नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है, और वो सारे केसेस हम एक एक करके अभी देखने वाले हैं, एंड देन वी विल प्रोसीड ऑन टू आर क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा डीके गोयल के, क्योंकि अनसॉल्व क्वेश्चंस है, और आई वुड इनकरेज कि आप सब बैठ के अपने हाथों से वो क्वेश्चन समझो और देन खुद करो, ना कि मुझे कॉपी करो, ठीक है। आई वुड इनकरेज इट, ठीक है। उससे पहले हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, या फिर कोई चीज़ अज्यूम करनी है तो वो कैसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? इन एब्सेंस ऑफ डीड, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन में आपको बता देगा पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, ठीक है। सो इन एब्सेंस ऑफ डीड, ठीक है, in absence of deed interest should be charged for 6 months on the whole amount because it will be assumed that the drawings were made throughout the year, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको साफ दे रखा है कि नो पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, हमको आ गया समझ ना। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था मैंने? ये देखिए, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, जनरली ऐसा होता है। बट अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, तो उस केस में हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको पे करना है, ठीक है। मान लीजिए ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज़ की, ठीक है। हमको डेट भी नहीं दी हुई है कि कौन सी डेट को ड्राइंग्स की गई है। जनरली अगर मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक डेट दी होती तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। मान लीजिए 10% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट, ठीक है, और हमको रेट दी हुई है, सॉरी डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है 1 अक्टूबर,
1 अक्टूबर दिया हुआ है। आपका जो पीरियड है वो पीरियड चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। और जो ड्राइंग्स जब जिस डेट पे पार्टनर ने ड्राइंग्स की है वो है 1 अक्टूबर, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हमें डेट दी हुई है, ठीक है, और ये रेट दी हुई है पर एनम यानी पूरे साल की। यानी कि हम 10,000 पे 10% अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,000। अब ये 1,000 तो इंटरेस्ट है, पर ये पूरे साल का है। सर पूरे साल का तो इसने ड्राइंग्स ही नहीं किया ना, पूरे साल तो इसने ड्राइंग्स ही नहीं किया, इसने तो मिड ऑफ द ईयर किया है। मिड ऑफ द ईयर कैसे हुआ सर, काउंट करो। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा। कितने हो गए, 6 महीने हो गए ना, यानी 12 में से 6 महीने, आधा साल। गॉट इट, ठीक है। ये हमारा पूरे का है, यानी कि फॉर 12 मंथ्स। ये जो 1,000 आया वो हमारा पूरे का है, यानी फॉर 12 मंथ्स। तो अगर मुझे 6 मंथ्स का निकालना है, सो इट विल बी 1,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। ये आ गया 500, यानी हम 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे, ठीक है। नाउ ये तो तब हो गया जब डेट दी हुई है, ये तो तब हो गया जब डेट दी हुई है आपको, ठीक है। मान लो कि डेट नहीं दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब की उसकी डेट नहीं दी हुई है, तो ऐसे केस में क्या करें हम क्या पूरे साल का ड्राइंग्स निकाल के चार्ज कर दें क्या? नहीं सर, हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ड्राइंग्स है वो इवनली हुई है थ्रू आउट द ईयर, इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। हम ये अज्यूम कर लेंगे, और ये अज्यूम करने के बाद हम क्या करेंगे, इवनली थ्रू आउट द ईयर का मतलब साल में इक्वली हुई है, ठीक है। हो सकता है कि पार्टनर ने 2,000 रुपये फर्स्ट मंथ पे निकाले हो, 4,000 रुपये 3 महीनों के बाद निकाले हो, ऐसे कर करके टोटल इसने 10,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया। अब हम कितना चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, हमें पता भी नहीं है रेट की, हमें पता भी नहीं है कि कौन सी डेट को कितना इसने निकाला है, ठीक है। इस केस में हम मान लेंगे कि इवनली थ्रू आउट द ईयर किया गया है ये, एंड इन दैट केस हम इस 10,000 का 10% करेंगे, ठीक है। एंड हम इवनली चार्ज कर इवनली थ्रू आउट द ईयर मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसको फॉर 6 मंथ्स ऑन द होल अमाउंट। हम होल अमाउंट को कर देंगे 6 महीने के लिए, यानी हम होल अमाउंट का मानेंगे कि होल अमाउंट का जो इंटरेस्ट आया, यानी कि इस केस में कितना इंटरेस्ट आया, 1,000। 1,000 का हम मान लिया जाएगा कि 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना ना। ये 1,000 तो पूरे साल का है, तो 6 मंथ्स का क्या होगा सर, 6 मंथ्स का 500 होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर कुछ डिटेल नहीं दी हुई है कि कब कितना ड्राइंग करना है, तो देन वी विल टेक 6 मंथ्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट खत्म होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर क्या होता है सर, मैनेजर वो होता है कि जिसको जो मैनेज करता है हमारे बिजनेस को, ठीक है। हो सकता है वो एम्प्लॉय हो सकता है वो एज अ पार्टनर ही हमने डाल दिया हो, ठीक है। बट मैनेजर क्या होता है, मैनेजर जो मैनेज करता है चीज़ें, ठीक है। अब मैनेजर को कमीशन दी जाती है, किस पे कमीशन दी जाती है भाई, या तो आप सेल पे कमीशन दे सकते हो या आप प्रॉफिट पे कमीशन दे सकते हो, ठीक है सर, हम समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन किस पे, प्रॉफिट पे, किस पे, प्रॉफिट पे, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन ऑन व्हाट, ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दो तरीके के कमीशंस बोलेगा, ठीक है, दो तरीके इसमें बोलेगा कमीशन निकालने के। एक होता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, और एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पे कमीशन हमें देना है। किसको देना है कमीशन, टू मैनेजर, हमें मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है। अब इट सेज बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट जो है वो है बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि उस नेट प्रॉफिट में से आपका कमीशन अभी चार्ज नहीं किया गया है। मान लीजिए कमीशन का रेट है 10%, ठीक है, और ये 10% का रेट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकाल लेंगे
प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये दे रखा हमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मान लीजिए ये 100 है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 है। हमें दे रखा है मैनेजर्स कमीशन 10%, 10% क्या है, 10% है बिफोर चार्जिंग कमीशन का रेट, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन जो है वो 10% है और किस पे लगेगा, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन अभी कटा नहीं है प्रॉफिट में से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 10% इस प्रॉफिट पे लगा लेंगे, यानी कि 100 का 10% 110, ठीक है, लेस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा 90, ठीक है, ये यहाँ पे 90 कर देंगे हम, ओके। नाउ इसको निकालेंगे कैसे, मैनेजर का कमीशन निकलेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन और उसका हम 10% करेंगे, 10% क्या होता है, 10/100, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 100 का 10% 10, ठीक है, यहाँ पे लेस होके 90 आ जाएगा। देन सेकंड होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें रेट दी हुई है और जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया हुआ है, आफ्टर कमीशन, और हमें कमीशन की रेट दी हुई है 10%, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया हुआ है, आफ्टर कमीशन का मतलब प्रॉफिट में से कमीशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, आफ्टर दिया हुआ ना, बाद का प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से ऑलरेडी कमीशन लेस हो चुका है 10% का, उसमें से ऑलरेडी कमीशन लेस हो चुका है 10% का। अब हम क्या करेंगे, वो 10% का जो कमीशन है ना, वो 10% का कमीशन हम इस पे इस तरीके से ऐड करेंगे कि अपना प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, अपना प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा, ठीक है। अब 10% का रेट दिया हुआ है, किस पे दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 100, यहाँ पे ये, हाँ, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 100, ठीक है, और 10% मैनेजर का कमीशन है, ठीक है, 10% मैनेजर का कमीशन है, ये यहाँ पे हम लगा देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर है वो कितना होगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ मैनेजर होगा 90, यानी कि इट्स लाइक, सॉरी 90 नहीं 110, ये क्या होगा फिर, 110 हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, उसमें से लेस करेंगे मैनेजेरियल कमीशन, ठीक है, 10 का मैनेजेरियल कमीशन लेस करेंगे और ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ठीक है। समझ आया आपको, आपको क्या करना है कि दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो इन्फॉर्मेशन से आप सबसे सबसे पहले आपको क्या दिया होगा, या तो आपको दिया होगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, या फिर आपको, और आपको क्या दिया होगा, मैनेजर्स कमीशन का रेट दिया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 10% ही हम लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, और आपको या तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दिया होगा, और आपको बताया होगा कि मैनेजर कमीशन किस पे निकलता है, किस पे निकलता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे निकलता है या प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे निकलता है, जिस पे भी निकलता है हमें उस पे ही ये रेट लगानी है। मान लीजिए ये बोलता है पीबीसी पे निकलता है तो हमें ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन पे लगाना है। अगर ये मान लो बोलता है कि मुझे पीएसी पे यानी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे, तो ये 10% का रेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, मैं करेक्शन करके इसको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे 100 - 10, यानी कि ये 10 किस पे लगा, 10% 100 पे लगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 10% ये किस पे लगा, ये लगा 100 पे, ठीक है, और यहाँ पे 100 या सॉरी 110 आएगा, 110 में से 10 माइनस होगा तो ये होगा 100, ठीक है। आप समझे मेरी बात, ओके। यहाँ पे ये खत्म होता है मैनेजर कमीशन का। देन नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, लोन टू द फर्म, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट एज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एज 6%। हमने ऊपर पढ़ा था ये चीज़ कि अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो फिर फर्म अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है तो फर्म उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट income paid on partners loan is a charge against profit and hence will be debited to profit and loss even if the firm incurs a losses, ठीक है। जो पार्टनर्स का लोन है वो हमेशा और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है किसको, फर्म को, और इस केस में
जो कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे, वो इंटरेस्ट हमारा नॉर्मल बिजनेस कोर्स में जाएगा। वो हम कुछ अलग से या पार्टनर के कंट्रीब्यूशन के लिए हम उसे इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं। पार्टनर ने बिजनेस चलाने के लिए लोन दिया है फर्म को, और उसी फर्म को वही फर्म उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो लॉस के केस में भी हम इसे पे करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में पे नहीं करते हैं, जबकि पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर ने जो लोन दिया उस पर जो इंटरेस्ट है, हम उसे लॉस के केस में भी पे करेंगे। ठीक है, देन आता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। यानी कि इस बार उल्टा हुआ है। इस बार क्या, पार्टनर ने पैसे लिए हैं फर्म से। ठीक है, पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, यानी पार्टनर फर्म लोन। ठीक है, और अब पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा भैया, पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन पे, किसको, फर्म को। ओके, क्या बोलता है, interest is charged on the loan to the partner if partnership deed has a clause in the respect or when partners have agreed. Interest on such loan will be charged in profit and loss and then not in the appropriation. देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें मिलेगा, ठीक है, जो फर्म को मिलेगा, जो फर्म को मिलेगा, फर्म ही तो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बना रहा है। ठीक है, जो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्योंकि इस बार फर्म ने लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस केस में वो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, ना कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपने नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टेंसेस में लोन दिया है अपने पार्टनर को। ठीक है, और जो नॉर्मल बिजनेस के खर्चे और इनकम होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, क्या होगा, वो सब आपका लिखा होगा पार्टनरशिप डीड पे, और हम उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे जिस अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप डीड में उसे लिखा गया है या फिर पार्टनरशिप डीड में बताया गया है, हम उसी अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर उसमें कोई क्लॉज है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। ठीक है, रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर, यानी कि पार्टनर के पास एक ज़मीन थी। ठीक है, बहुत बड़ी ज़मीन थी, 10 एकड़ की। ठीक है, और पार्टनर यानी कि उसका जो फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म थी, उसे बिजनेस करने के लिए एक ज़मीन की रिक्वायरमेंट थी, एक जगह की रिक्वायरमेंट थी। तो पार्टनर ने क्या कहा, पार्टनर ने बोला कि रेंट पे आप ज़मीन ले लो मेरे से, आप ले लो रेंट पे ज़मीन मेरे से। ठीक है, पार्टनर ने ज़मीन दे दी और फर्म वहाँ पे बिजनेस करने लगी। ठीक है, फर्म वहाँ पे बिजनेस करने लगी। अब फर्म ने जो भी रेंट पे किया है पार्टनर को, या फिर मान लो 1 महीना निकल गया पर फर्म ने अभी रेंट पे नहीं किया है, बट दैट इज पेबल, उसको पे करना है, तो रेंट पेबल। ठीक है, उसके बारे में हम एडजस्टमेंट देख रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट P&L एंड नॉट इन अप्रोप्रिएशन। सिंपल वही लॉजिक कि आपका जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ली गई जो चीज़ें हैं, तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ली गई जो चीज़ें हैं, उस केस में आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा। जी हाँ, उन्होंने जो ज़मीन ली पार्टनर से बिजनेस करने के लिए, वो क्यों ज़मीन ली है, वो इसलिए ज़मीन ली है क्योंकि उनको बिजनेस करना है। ठीक है, और उनको कोई जगह चाहिए थी। वो अगर पार्टनर को छोड़ के किसी और से ज़मीन लेते तो भी उनको रेंट पे करना पड़ता, तो भी उनका रेंट पेड या पेबल आता। सो दिस इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी हम प्रॉफिट्स, जो भी हम रेंट पे करेंगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है, नाउ अगर अगर फर्म को लॉसेज हुए हैं तो हमें क्या करना है। ठीक है, पार्टनर विल नीदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर एनी सैलरी। ये हमने सर ऊपर ही पढ़ लिया था कि पार्टनर को लॉसेस के केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ऑल्सो उसे सैलरी भी नहीं मिलेगी लॉसेस के केस में। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी लॉसेस के केस में। ठीक है, ऑल्सो नो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड एंड लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। सर अगर लॉस ही है, ठीक है, अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना ही क्यों? क्योंकि ना तो सैलरी पे होगी, ना तो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगी। ठीक है, और ना ही कुछ चीज़ बचेगी जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम पे करेंगे। तो इससे बढ़िया हमको जो लॉस पे करना है वो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में PSR रेशो में
हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, ठीक है। आपको लॉस के केस में अगर इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस आ जाता है, खर्चे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही ज़्यादा हो जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस आ जाता है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके सर। अब व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, ये क्या बात है, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने कमाया 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आप इस 1 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट को आप लेके आ गए पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। आप 1 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट को ले आ गए पीएनएल अकाउंट में। ना हो ये जो 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से मैंने खर्चे निकाले, मान लो रेंट के मैंने 10,000 निकाले, के का मतलब इट्स इन थाउजेंड इफ़ यू डोंट नो, ठीक है। रेंट मैंने 10,000 का निकाला, इलेक्ट्रिसिटी मैंने 20,000 का निकाला, मैंने वर्कर्स को सैलरी दी अपनी तो 30,000 का मैंने ये निकाला, एंड मिसलेनियस यानी कि आलतू फालतू जो बाकी के खर्चे बचे हुए हैं वो मैंने ऑल्सो 20,000 का निकाला, ठीक है। ना कितना खर्चा हो गया ये मेरा, 10,000 20,000 ये हो गया 30,000, 30,000 प्लस 30,000 60,000, एंड 60,000 प्लस 20,000 इज 80,000, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट अपना कितना बचा, नेट प्रॉफिट 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 80,000 को, ठीक है। तो ये आया 20,000 का नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको पता है पार्टनरशिप फॉर्म में नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, हाँ सर, पार्टनरशिप फॉर्म में नेट प्रॉफिट जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 20,000 का नेट प्रॉफिट जाता है। अब आपने कैलकुलेट तो जो किया है ना, अब ये नेट 20,000 से क्या जाएगा, 20,000 से जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर जाएगा सैलरी, और फिर अगर जो बच गया वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लीजिए 2 पार्टनर है और दोनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के आ रहा है वो आ रहा है 50,000 का, और जो सैलरी हमको देनी है वो देनी है 70,000, सैलरी 70,000 देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में 20,000 तो हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट है, उस 20,000 में से हमको 70 और 50 यानी 1,20,000 देना है, 1,20,000 देना है, और हमारे पास पैसे हैं 20,000। तो सर कैसे चलेगा काम, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे चलेगा काम। ये सिनेरियो है व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, यानी अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो हमको पे करना है, यानी आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, कितना पे करना है 1,20,000, दोनों को अगर हम जोड़ दे तो 50,000 प्लस 70,000 कितना हुआ 1,20,000। ये ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है। प्रॉफिट इस केस में कितना हुआ, प्रॉफिट इस केस में था 20,000, अप्रोप्रिएशन था 1,20,000, तो ज़्यादा है ना, आप पूरा तो पे कर नहीं पाओगे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। In case where appropriations such as interest on capital, salary of partner are more than available profits, then profit will be distributed in the ratio of appropriations, ठीक है। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशो ऑफ अप्रोप्रिएशंस। व्हाट आर अप्रोप्रिएशंस, अप्रोप्रिएशन सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, इनके रेशो में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आइए समझते हैं। 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, सिंपल। कैपिटल कितना है, 12 लाख का कैपिटल है पार्टनर ए का, और पार्टनर बी का कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सैलरी है, सैलरी कितनी है पार्टनर बी की, 7,500 है पार्टनर बी की सैलरी, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 पर मंथ है सर, पर मंथ है, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%, ठीक है। 10% हमको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर अप्रोप्रिएशन, यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट हमने एग्जांपल में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाता है, वो कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000 रुपीज़, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कैपिटल है 12 लाख, ठीक है। 12 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 10%, तो हमारा आ जाएगा 12 लाख का 10% इज 1,20,000, ठीक है।
फिर हमको सैलरी देनी है, हमको सैलरी निकालनी पड़ेगी। सैलरी है 7,500, 12 महीने की सैलरी हम निकालेंगे, ये हमारा पर मंथ दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 90,000 की हमारी सैलरी। सो 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 90,000 आपका हो गया सैलरी, जबकि प्रॉफिट है हमारे पास 70,000 का ही। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 1,20,000 और 90,000 का टोटल हो गया 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 हमको पे करना है, जबकि हमारे पास है अभी सिर्फ 70,000। ठीक है, अब इस 70,000 को कैसे पे करेंगे हम वो देखना है। ठीक है, 70,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में 70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना पे करेंगे 70,000 में से? आइए देखते हैं। सॉरी, 1,70,000 में से कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे? हमें एक्चुअली कितना पे करना है? 1,20,000 पे करना है। ठीक है, आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 2,10,000। 2,10,000 सर क्या आया? 1,20,000 जो आईओसी का था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 90,000 जो सैलरी का था। दो चीजें देनी है ना, उन दोनों चीजों में से दोनों चीजों का कितना टोटल है? टोटल है 2,10,000। उन 2,10,000 में से हमें 1,20,000 देना है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, सो हम इसका रेशो निकाल लेंगे और ऐसे हम डिवाइड कर देंगे। 70,000 जितना हमको देना है टोटल, जितना हमारे पास है पैसा, ठीक है, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो निकाल लेंगे। रेशो किस में? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,10,000। ये हम अगर इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कट गए, या यार 12/21। ठीक है, 12 और 21 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 की टेबल में आते हैं 12 और 21, तो 12 3 की टेबल में आता है 4 टाइम्स। ठीक है, और 21 3 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। ठीक है, 4/7। ठीक है, नाउ 7 से ये हम 7 काट देंगे, ये आया 1। ठीक है, तो इट इज 10,000 इंटू 4। 10,000 इंटू 4 होता है 40,000। ठीक है, तो 70,000 में से आप 40,000 दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से। ठीक है, नाउ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ठीक है, आप 70 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 40, बचा कितना? 30। तो एक तो सिंपल ये बात है कि 30,000 आपको देना है सैलरी के लिए, जो बच गया वो सैलरी का ही तो होगा, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट है। ठीक है, दो ही तो कंपोनेंट है, यहाँ आपने जो डिवाइड जिससे किया है उसमें दो ही तो कंपोनेंट है। 1,20,000 कैपिटल का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 90,000 है सैलरी का। तो ये 30,000 बचा हुआ किसका है? सैलरी का है। बट आपको क्वेश्चन करते टाइम एग्जाम्स वगैरह में आपको सैलरी की भी कैलकुलेशन दिखानी है। ठीक है, मानता हूं मैं कि बैलेंसिंग फिगर ही आपका आंसर होगा एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, बट आपको स्टिल सैलरी का भी फिगर दिखाना है। ठीक है, सैलरी का हम कैसे निकालेंगे? 70,000 इंटू 90,000, जितना हमको सैलरी का पे करना है, और जितना अपॉन में क्या लिखेंगे? जो भी टोटल है दोनों का। ठीक है, टोटल 120K प्लस 90K, यहाँ पे आ जाएगा 30,000। मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, 0 से 0 कट गए, 4 0 से 4 0 कट गए, 9/21। 9 और 21 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 9 एंड 3 7 21। 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे 10,000 बचा, यहाँ पे 1 आया तो 10,000 बचा। 10,000 इंटू 3 इज 30,000। ठीक है, ऐसे आपको इस केस में अगर आपके अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा अप्रोप्रिएशंस हैं, तो आपको जो भी अप्रोप्रिएशंस हैं उनके रेशो में आपको प्रॉफिट्स डिवाइड करने हैं। ठीक है, यहाँ तक आज का लेक्चर हम रखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़े? हमने यहाँ पे पढ़े कुछ एडजस्टमेंट्स जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हमने पढ़ा, मैनेजर के कमीशन के बारे में पढ़ा, जो कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे निकलता है। हम एक बार इसका क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। सिमिलरली हमने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है किसने? पार्टनर ने लोन लिया है, किससे? फर्म से लोन लिया है, तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। किसको पे करेगा? फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, सिमिलरली रेंट पे या फिर पेएबल किसके द्वारा? टू पार्टनर्स, सॉरी, किसके द्वारा? बाय फर्म टू पार्टनर्स, यानी कि कोई ऐसी जमीन या कोई ऐसी चीज रेंट पे दी है पार्टनर ने, किसको? फर्म को दी है, ये हमने पढ़ी। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉस हो गया फर्म को, इस बारे में हमने पढ़ा कि भाई लॉस हो गया फर्म को, तो इस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप
लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर आप नहीं देते, ठीक है। फिर हमने एंड में क्या पढ़ा, जब अप्रोप्रिएशंस जो हैं आपके, यानी अप्रोप्रिएशंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब प्रॉफिट से ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो इस केस में जो नेट प्रॉफिट है वो किस रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है, वो उन्हीं रेशो में डिवाइड होगा जो आपके अप्रोप्रिएशंस है, ठीक है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दूसरों को, और आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, किसी को और तकलीफ आ रही है इन चैप्टर्स में, इन एडजस्टमेंट्स में, इनके क्वेश्चंस करने में। हम प्रोबेबली इसके अभी आपका पार्ट 4 है, हम प्रोबेबली इसके पार्ट 6 में क्वेश्चंस चालू कर देंगे, और वो क्वेश्चंस हम सारे आपके 110 अराउंड क्वेश्चंस हैं, हम सारे एक एक करके सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में मिलके सॉल्व करेंगे, प्लस इसके नोट्स, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बाय बाय।